आज से इस बात तक आने में कि अगर आप कोई मोशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको लगातार फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है। इस बात तक आने में कितना साल लग गया? 2300 साल। हम लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, मतलब इनर्शिया का मतलब होता है कि टू कंटिन्यू द स्टेट ऑफ मोशन वी डोंट रिक्वायर फोर्स, बट इतना इंट्यूटिव नहीं है ये। ठीक है, इसके लिए गैलीलियो को उसको प्रूव करना पड़ा बहुत सारे एग्जाम्पल से। उसने क्या किया, इंक्लाइंस लिया और डिफरेंट लेवल ऑफ रफनेस के, और उसने कहा कि देखो जैसे कोई इंक्लाइन पे कोई मोशन होता है, तो अगर ये इंक्लाइन है, इस पे हम किसी चीज को छोड़ दें और वो ऐसे यहाँ से हम छोड़ दें और ये ऐसे आगे स्लाइड कर किसी डिस्टेंस पर रुक जाता है। ठीक है, अगर हम और स्मूथ कर देंगे तो और दूर जाएगा, और स्मूथ करेंगे तो और दूर जाएगा। इससे उसने ये कहा कि एक्चुअली मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, रोकने के लिए फोर्स की जरूरत। ठीक है, यानी यहाँ पे रफ ज्यादा है तो जल्दी रुक गया, रफ कम था तो और दूर गया, और रफ कम कर देंगे तो और दूर जाएगा। यानी मोशन कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। किसके लिए है? स्टॉप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, यानी मोशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, ये उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कहा। अब आज के डेट में हमें भले ही ऐसा लगे कि ये तो बड़ा इंट्यूटिव है कि मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नेचर है अपने सराउंडिंग में रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमको मोशन कंटिन्यू करने के लिए फोर्स चाहिए। इसीलिए इस बात से इस बात तक आने में, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आने में, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन को 2300 साल लग गया। वी डोंट रिक्वायर फोर्स टू कंटिन्यू द मोशन, बट वी रिक्वायर फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ये फर्स्ट लॉ और इनर्शिया एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। इनर्शिया कहता है कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे मोशन, कोई बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। और फर्स्ट लॉ कहता है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है। यानी तुम ये कह सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन दिया फोर्स का। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो लग के मोशन चेंज करता है। ठीक है भाई, फिर आया हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ने क्वांटिटी फॉर्म दे दिया। सेकंड लॉ ने ये कहा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको डिफरेंशिएट करके अल्टीमेटली हम लोग m इज dv by dt यानी m इक्वल टू a लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली तुम देखोगे कि इस चैप्टर में जो हमें यूज करना है, जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, वो सेकंड लॉ को ही यूज करते हैं। तो सेकंड लॉ का जो बेसिक फॉर्म था वो ये था, जो कि हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी हटा दे तो k दे दें और k को 1 रख दें, तो ये आ जाएगा। यानी सारे यूनिट सिस्टम हमने ऐसे चुने हैं कि प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर 1 हो जाए। ये आ गया और इसी से ये आ गया। ठीक है, तो ये है। तो हमारे पास अगर मैं किसी भी लाइन ऑफ मोशन को x मान लूं तो fx इक्वल टू व्हाट, max। इनफैक्ट दिस फॉर्म इज द मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ, दिस इज द मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉर्म है? fx इक्वल टू मोस्ट max। एप्लीकेबल। हाँ, मतलब क्या है कि किसी भी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग जो भी एक्लेशन होगा, दैट विल बी द नेट फोर्स अलोंग दैट लाइन। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये आगे सेकंड लॉ से ये है यहाँ। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो fx इक्वल टू max, और ये बड़ा एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो फॉर्म है, दिस इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म। तुम सोचो ये पूरा चैप्टर एक्चुअली इसी इक्वेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, fx इक्वल टू max के। ठीक है, द होल चैप्टर प्रैक्टिकली रिवॉल्व्स अराउंड दिस इक्वेशन fx इक्वल टू max। ठीक है भाई, ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ए अगर बी पे कोई फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। यानी फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब इन तीनों लॉ को लेकर ना बड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि पूरा चैप्टर है ना, वो बेसिकली सेकंड लॉ के क्वेश्चन के अराउंड ही घूमता है। बट कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं थर्ड लॉ को लेकर भी। थर्ड लॉ को लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े थोड़े कंफ्यूज करते हैं लोगों को। जैसे एक बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ये है हॉर्स रन्स द कार्ट। ठीक है भाई, घोड़ा कार्ट को खींच रहा है। ठीक है, ओके। कौन खींच रहा है? सो हॉर्स। हाँ,
तो व्हाट इज द रिलेशन इन फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स ऑन कार्ट एंड कार्ट ऑन हॉर्स? बताओ। क्या रिलेशन है? कार्ट जो हॉर्स पे फोर्स लगा रही है और हॉर्स जो कार्ट पे फोर्स लगा रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? What is the relation in force exerted by horse on cart and by cart on horse? क्या रिलेशन है? Are they equal and opposite? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो फिर कार्ट आगे कैसे चलता है? देन हाउ डज कार्ट मूव? देन हाउ डज कार्ट मूव? सर फ्रिक्शनलेस उस पे। हाँ, जो भी फ्रिक्शनलेस ही मान लो, चलो बताओ। ऐसे तो सर, फ्रिक्शन नहीं होता। सर फोर्स लगाते हैं तब मूव होती है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो ये ब्लॉक है, ठीक है, ओके, एंड आई एम पुलिंग द ब्लॉक, राइट? ठीक है भाई, आई एम पुलिंग द ब्लॉक, फ्रिक्शनलेस सरफेस, राइट? मैं ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ। फोर्स एक्सर्टेड बाय मी ऑन ब्लॉक एंड ब्लॉक ऑन मी आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यस सर। देन हाउ डज ब्लॉक मूव? सर हम अनबैलेंस कर देते हैं फोर्स, जितना वो एग्जर्ट कर सकता है उससे ज्यादा कर देते हैं। नहीं, ये बड़ा ध्यान से मेरे लैंग्वेज को जरा ध्यान से देखो, उसके बाद सोचो। मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लॉक है, वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है और उसको मैं पुल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली, मतलब पुल, ठीक है, खींच रहा हूँ, राइट? राइट? स्ट्रिंग से खींच रहे हो या बिना स्ट्रिंग के खींच रहे हो? स्ट्रिंग से खींच रहा हूँ। स्ट्रिंग मासलेस है, नेग्लिजिबल मास का है, ठीक है। तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ हॉर्स पे, उतना ही हॉर्स, सॉरी, जितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ ब्लॉक पे, उतना ही ब्लॉक मुझ पे लगा रहा है ना? हाँ या ना? जितना फोर्स मैं ब्लॉक पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स ब्लॉक भी मुझ पे लगा रहा है ना, कि नहीं? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो ब्लॉक आगे फिर कैसे जा रहे हैं? सर वो तो सर बिटवीन। आपने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा क्रिएटर था। नहीं, जब दोनों फोर्स बराबर है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जितना ब्लॉक पे लगा रहा हूँ उतना ही ब्लॉक मुझ पे लगा रहा है, तो ब्लॉक आगे कैसे जा रहा सर मैं बताऊं? है? सर जो हम लगा रहे हैं ब्लॉक पे और ब्लॉक हम पे लगा रहा है सर, वो सरफेस अलग है, बट जब मूव कर रहा है वो दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा है ना। अच्छा, इसका मैं एक बड़ा सोशल एग्जांपल देता हूँ, तुम समझो, ठीक है? ध्यान से सोचना, ठीक है भाई? ओके, सुन रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, दो आदमी के बीच में ना लड़ाई हो गई, ठीक है? दो आदमी हैं, दोनों के बीच में क्या हो गई? क्या हो गई? क्या? ये ए है, मान लो ये बी है, ए और बी के बीच में लड़ाई हो गया, ठीक है? नहीं समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, अब ए ने ना बी को 5 पंच हिट किए। कितने? कितने? ए ने बी को 5 पंच हिट किए। कितने हिट किए? 5। और बी ने ए को 3 पंच हिट किया। कितना हिट किया? 3। हाँ, तो ए का इंजरी होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। क्या होगा? होगा सर? सर क्या ए का चीज? इंजरी होगा कि नहीं होगा, ये बता। सर ए का इंजरी Yes, होगा, sir. कम होगी।
बी का ज्यादा होगा। हाँ, तो लेकिन ए का इंजरी होगा ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, और अगर मान लो ए कोई पंच नहीं लगाता तो हो जाता। अच्छा, और अगर ए ने 5 पंच हिट किया बी को, तो क्या कम इंजरी होगा ए का? नो नहीं सर, उसको इंजरी तो होगी। हाँ, मतलब कहने का मतलब है ये ए की इंजरी को किस बात से मतलब है? ए ने बी को कितना पंच हिट किया या ए को कितना पंच लगा? सर वो मूव इसलिए नहीं करेगा ब्लॉक, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, सर एक मिनट, मैंने मेरी क्वेश्चन का जवाब दो। इसी क्वेश्चन में इसका बड़ा अच्छा आंसर छुपा हुआ है। तुम मुझे बताओ, ए का इंजरी किस बात पे डिपेंड करता है? उसने सर वो कितना पंच मारा या उसको कितना पंच लगा? सर उसको कितना लगा। हाँ, यही इस क्वेश्चन का भी आंसर है। हाँ सर, जब मैं भी भी तो हम यही कह रहा था सर, मैंने किसी आपसे भी यही तो कहा ऑब्जेक्ट, था। हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमको बस इस बात से मतलब होता है कि उस पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस बात से गाइड नहीं होता है कि उसने कितना फोर्स लगाया। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस बात से गाइड होगा कि उस पर कितना फोर्स लगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर, जैसे सर इस वाले केस में भी हाँ, सर इस ब्लॉक वाले पे केस में जो अगर मैं कहूंगा मान लो टेंशन टी है और ब्लॉक का मास m है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ब्लॉक? T/m। सर, क्योंकि सर एक्शन रिएक्शन अलग सरफेस पे लगता है ना, तो सर वो हाँ, सर तो मैंने ये भी यही हमेशा कहा। ध्यान रखना। कई बार ऐसा प्रेजेंटेशन कर देते हैं, लेकिन आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। आप ये जैसे देखो फ्री ए क्यों बॉडी मूव कर, डायग्राम अगर में मैं करते पूछूंगा हैं। व्हाई ए इज मूविंग, तो योर सिंपल आंसर इज बिकॉज़ देयर इज फोर्स ऑन ए। ठीक है, व्हाई ब्लॉक इज मूविंग? बिकॉज़ देयर इज फोर्स ऑन ब्लॉक। हाँ, अब ब्लॉक अगर मैन पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है, अब तो मैन को सोचना है कि कैसे वो मोशन क्रिएट करेगा। ठीक है भाई, या करेगा कि नहीं करेगा। अगर मैन पे और कोई फोर्स ना लगे तो मैन उल्टा इधर एक्लेट हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन मैन अगर ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो ग्राउंड भी उस पर फोर्स लगाएगा, तो टोटल फोर्स अगर इधर आया तो इधर चला जाएगा मैन। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो सिंपल आंसर इसका ये है, हाउ डज ब्लॉक मूव। अगर मैंने पूछा तो सिंपल आंसर है देयर इज अ फोर्स ऑन ब्लॉक। ब्लॉक के मोशन को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि ब्लॉक पे क्या फोर्स लगा। ब्लॉक के मोशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लॉक ने क्या फोर्स लगाया। ब्लॉक ने जो फोर्स लगाया है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसे दूसरे ऑब्जेक्ट को मतलब है। ठीक है भाई? यस सर। हाँ, इस तरह से कई बार ऐसा पूछते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स ऑन द by cart by horse on the cart is equal and opposite to the force exerted by cart on the horse. Then how does cart moves? Simple answer is what? There is a force on cart, so cart is moving. ठीक है? हाँ, अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो देखो, हमेशा ध्यान देना, एक्शन रिएक्शन पेयर में जो दो एजेंट हैं, दोनों को अगर हम लोग बॉडी मान के सिस्टम बना ले तो वो तो कैंसिल हो जाते हैं, इंडिविजुअल बॉडी पे कैंसिल नहीं होते। जैसे यूजुअली क्या होता है, हॉर्स एंड कार्ट को सिस्टम बना ले तो कैसे कार्ट आगे जा रहा है, तो ग्राउंड का फ्रिक्शन, हॉर्स पे जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो पूरे सिस्टम को आगे ले जा रहा है। ठीक है भाई? यस सर। और दूसरी एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। किस पे लगता है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखो, ए ब्लॉक इज हैंगिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, टेंशन बाय द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द ब्लॉक आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है भाई, स्ट्रिंग जो टेंशन लगाएगी ऊपर की तरफ लगाएगी, और ब्लॉक का वेट किधर है? नीचे की तरफ है ना? है क्या? ये डायग्राम दिख रहा है ना? यस सर। तो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? ये टेंशन और वेट एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? आर द टेंशन एंड वेट एक्शन रिएक्शन पेयर? टेंशन ऊपर लग रहा है ब्लॉक पे, वेट नीचे लग रहा है ब्लॉक पे, magnitude by tension is equal to weight. Yani you can see here in the diagram, the forces are equal in magnitude and opposite in direction. Are they action reaction pair? क्या आंसर है भाई? कौन बताएगा तुम में से? सर फिर से बता दो एक बार। A block is hanging through a string. ठीक है, tension by string on the block and weight of the block are equal in magnitude and opposite in direction. दिख रहा है ना?
Yes, sir. Equal in magnitude and opposite in Direction. direction. Question है, are they x and reaction pair? No, sir. No, sir. क्यों? सर एक्शन रिएक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सरफेस के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। नहीं, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में नहीं भी हो तो फोर्स लगा सकता है। जैसे हमारा वेट जो है वो हम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं तो भी लेगा, अर्थ के सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें वेट लेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड में भी लगता है। मतलब कोई भी फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी थोड़ी है। यूजुअली हम लोग कांटेक्ट फोर्स, हाँ Because they are acting on the same body. या दैट इज द बेस्ट रीजन। ठीक हाँ है, सर, मैं ये देखो कहना एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट पेयर पे डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लग सकते। ठीक है, तो आइडिया ये है कि ये टेंशन किसने लगाया इस पे, ब्लॉक पे, स्ट्रिंग ने। इसका मतलब जितने फोर्स से स्ट्रिंग ब्लॉक को खींच रही है उतनी ही फोर्स से ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा है, तो इसका जो टेंशन है वो तो स्ट्रिंग पे लगेगा इतना ही टी। ठीक है, समझ में आया? अगर स्ट्रिंग ब्लॉक को खींच रही है तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो जो इस टेंशन का जो टेंशन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक है उसका रिएक्शन तो ऑन स्ट्रिंग बाय ब्लॉक होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, समझ आ रहा है? ओके, और वेट कौन लगा रहा है? वेट लगा रहा है अर्थ। तो इसका मतलब ये अगर अर्थ अगर वेट लगा रही है तो इसका मतलब ब्लॉक भी अर्थ पे वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बनेगा? ये बनेगा। समझ में आया? वेट कौन लगा रहा है ब्लॉक पे? अर्थ लगा रहा है, तो इस वेट के बराबर ही फोर्स ब्लॉक भी अर्थ पे ऊपर की तरफ लगा है। ठीक है, ये दोनों फोर्स हो गए एक्शन रिएक्शन पेयर, ये दोनों फोर्स हो गए एक्शन रिएक्शन पेयर, लेकिन ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुए, टेंशन और वेट एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुए। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान देना है, कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर और फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। ठीक है, ओके। और इंडिविजुअल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल नहीं होता। सिस्टम मान ले दोनों बॉडी को, तब एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल नहीं होता है। क्लियर है? बात आ रही समझ में? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। ठीक, ओके, तो ये बात होगी। अब देखो मैं सेकंड लॉ को एम्फसाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछूं क्या? Yes, sir. ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना। ट्रायंगुलर स्लिप का जो ब्लॉक होता है उसको वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ए वेज इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, विद द एक्लेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्या एक्लेशन है वेज का? ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया हुआ 2 किलोग्राम। ठीक है भाई, देखो ए वेज इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द एक्लेशन ऑफ व्हाट, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वेज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, किस एक्लेशन से? 2 मीटर पर स्क्वायर। हाँ, ओके, देयर इज अ ब्लॉक ऑन द वेज at rest relative to wedge. There is a block on the wedge at rest relative to wedge. ठीक है भाई, WEDG होता है, यहाँ D छूट गया वेज में। ठीक है, there is a block on the wedge at rest relative to wedge, मतलब ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक क्या कर रहा है?
block is at rest relative to wedge, यानी दो there is no motion of block relative to wedge. ठीक है भाई? Yes, sir. Question is, what is the net force exerted by wedge on the block? Question is, what is the net force exerted by wedge on the block? बताइए. सर वेज मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से. हाँ, और ब्लॉक वेज के रिलेटिव नहीं मूव कर रहा है. सर आंसर बताना है. सर 4 न्यूटन. नहीं, क्वेश्चन है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक. आंसर बताऊं? एक मिनट सर. सर 20 है. नहीं, आंसर है 4√26 न्यूटन. क्या? चलो ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं. ठीक है, एफबीडी समझते हो तुम लोग? एफबीडी समझते हो ना भाई सबको? कैसे समझ? यस सर. एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम का एब्रिविएशन है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एरो. ठीक है, कई बार अननोन फोर्स अगर होता है, अननोन डायरेक्शन में कोई फोर्स होता है, तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखो ब्लॉक का मैं एफबीडी बना रहा हूँ. किसका? ब्लॉक का. तो एक तो ब्लॉक का वेट होगा, वो किधर लग रहा होगा? कितना होगा ब्लॉक का वेट? सर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड. हाँ, यानी वर्टिकल डायरेक्शन उसको बोलते हैं. जो लाइन ऑफ जी होता है उसी को वर्टिकल बोला जाता है, पता है तुमको? परपेंडिकुलर टू ग्राउंड इतना अच्छा डिफिनेशन नहीं है. लाइन ऑफ जी को वर्टिकल बोलते हैं. तो जी के अलोंग लेके लगेगा तो वेट होगा mg. क्या होगा? mg, यानी कितना हो गया? जी अगर 10 ले ले तो 20 न्यूटन. ठीक है, ये वेट किधर लग रहा है? सर अलोंग वर्टिकल. हाँ, इसके अलावा क्या लग रहा है? ये तो हमने देख लिया, वेट तो चलो आ गया. और क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इसका. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन. राइट, पूछा गया क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या पूछा? फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक. हाँ,
तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक ना, जब भी कोई सरफेस किसी दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में होता है, दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक तो नॉर्मल एक्शन लगता है और एक फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन में फ्रिक्शन। हाँ, अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पैरेलल टू नॉर्मल टू सरफेस लगता है और फ्रिक्शन लगता है पैरेलल टू सरफेस। ठीक है भाई, राइट? यस सर। तो जो हम लोग रिजल्टेंट लेंगे इस रिएक्शन बाय द सरफेस का, तो दो कंपोनेंट में बटेगा। एक हॉरिजॉन्टल, मतलब जो रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर हम इसको आर एक्स कह दें, और वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम आर वाई कह दें, तो आर वाई जो है, क्या इस ब्लॉक का ग्राउंड से अगर कोई देख रहा है ब्लॉक का, तो ब्लॉक का कोई वर्टिकल मोशन है? मालूम है, ग्राउंड से ब्लॉक को देख रहा हूं तो मुझे क्या मोशन दिख रहा है? सर कोई भी नहीं, क्योंकि वो मतलब वेज के लॉन्ग मूव कर रहा है बस। हाँ, तो जो वेग का मोशन है वही दिख रहा है ना हमको। ये क्या दिख रहा है कि हाँ हॉरिजॉन्टली इधर जा रहा है, किस मीटर, 2 मीटर पर सेकंड, ये दिख रहा है ना। यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं दिख रहा है। नहीं सर, तो बैलेंस्ड है। हाँ, तो आर वाई कितना हो गया? 20 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आर एक्स है वही हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा ना, एम के बराबर हो जाएगा। एम मतलब 4 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यानी जो सरफेस रिएक्शन लगा रही है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 4 न्यूटन है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 20 न्यूटन। तो व्हाट इज द टोटल रिएक्शन? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक? अगर ये पूछेंगे तो आर मान लो, आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर होगा ना भाई। यस सर। क्या आएगा आंसर? तो 4 रूट 26 नहीं आएगा, याद देख लो। क्यों? आर एक्स हो गया 4 न्यूटन, आर वाई हो गया 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट है ना इनका। आंसर इज 4 रूट 26 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. बोलो। हाँ, तो यानी आपको ये देखना है, ध्यान से देखना है कि किसी भी मोशन में ना हमारे पास जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा एम के बराबर होता है। तो जो लाइन के अलोंग मोशन होता है उस लाइन के अलोंग तो हम लोग नेट फोर्स का एम कर देंगे, और जो उस लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स हमेशा कैंसिल करेंगे। यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल को लाइन ऑफ मोशन मान लूं, जिसको मैंने एक्स माना हुआ है, तो एक्स के अलोंग ही मोशन है, तो नेट फोर्स आर एक्स ही है एक्स के अलोंग, तो आर एक्स को एम कर दिया, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी वाई के अलोंग नेट फोर्स को 0 कर दिया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यानी हमारे पास 3 लॉ ऑफ मोशन जो है वही गाइडिंग फैक्टर है पूरे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, और फोर्सेस क्या क्या है इनको हम लोग समझेंगे। और एफबीडी की बात तो समझ में आ गई ना तुम लोगों को? Yes, sir. I will. हाँ, इसी में अगर मान लो वेज रेस्ट पे होता और वेज पे ब्लॉक रेस्ट पे होता, तब क्या आंसर होता तुम्हारा? व्हाट इज द नेट फोर्स बाय द वेज? तो क्या आंसर देते? क्या सर, एक बार रिपीट कर दो। अगर वेज रेस्ट पे होता और वेज के रिलेटिव ब्लॉक रेस्ट पे होता, तब अगर मैं पूछता यही क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक, तो क्या आंसर देते? सर तो 20 न्यूटन देते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आर एक्स फिर 0 हो जाता, जो आर वाई है वही नेट फोर्स हो जाता है। नहीं? यस सर। हाँ, क्लियर है? समझ में आ रही बात? हाँ सर। मतलब इस क्वेश्चन में अगर वेज रेस्ट पे होता और वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे होता, तब मैं पूछता व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, तो क्या आंसर देता? 20 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है भाई? यस सर। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट सर, ये लिख लें। तो बेसिकली अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ। मेरे पास 3 लॉ हैं। एप्लीकेबल जो है सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एप्लीकेबल में सेकंड लॉ सबसे ज्यादा आता है। और सेकंड लॉ का क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इज द मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्म। और जो हमारे पास फोर्सेस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो जैसे 11th में हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास फोर्सेस क्या क्या होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, फिर आगे जाके हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या क्या फोर्स हैं? अभी है वेट है, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है,
फ्रिक्शन है, स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है, और एक नॉन यूनिवर्सल फ्रेम का फोर्स होता है सीडो फोर्स, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. लिखिए, हटा दो इसको अब या नया पन्ना खोले तुम, ठीक Yes, है। sir. लिखो, इन फोर्स का ना दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन इन नेचर होता है और एक होता है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। तो नेचर में जो थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है उसमें चार तरह के फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इंक्लूड हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर में जब हम फोर्स को क्लासिफाई करते हैं तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फोर्सेस। व्हाट? इंटरेक्शन बाय मास जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बाय चार्जेस जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और न्यूक्लियर फोर्सेस में दो कैटेगरी होता है, वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है भाई। लिख लो इस बात को, लिखो लिखो, देयर आर फोर टाइप ऑफ फोर्सेस इन द नेचर। लिख रहे हो? यस सर। देयर आर फोर टाइप ऑफ फोर्सेस इन द नेचर, ठीक है। लिखो, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ब्रैकेट में लिख दो, इंटरेक्शन बिटवीन मासेस, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो, इंटरेक्शन बिटवीन मासेस। तो बताओ वेट किसका एग्जांपल है, कौन से फोर्स का? ग्रेविटेशनल। दूसरा लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसके बीच में इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन किसके बीच में इंटरेक्शन है भाई? चार्जेस। हाँ, ब्रैकेट में लिख देना, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो जाता है, मैग्नेटिक भी हो जाता है, दोनों को मिला के कंबाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाता है, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है दोनों के लिए वो चार्ज ही है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तीसरा लिख लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, चौथा। सर थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ? वीक न्यूक्लियर फोर्स। सर ये भी उसके नहीं हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक? नहीं नहीं, ये अलग टाइप का नेचर होता है इसका, ये स्टैटिक और ग्रेविटेशन नहीं होता, ये अलग टाइप का नेचर होता है। इसके साथ एक और बात लिख लो, the nuclear forces are only short range forces, the nuclear forces are only short range forces। सर आर ओनली के बाद क्या बोला आपने? the nuclear forces are short range forces। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेरे लिए।
short range forces the nuclear forces are short range forces which exist only inside nucleus. Which exist only inside nucleus. लिख लिया है? Yes sir. और बताओ ये जो न्यूक्लियर फोर्स का ऑर्डर क्या होता है? 10⁻15 ऑर्डर का होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही सिग्निफिकेंट होते हैं, और न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 ऑर्डर का होता है, मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर फोर्सेस खाली न्यूक्लियस के अराउंड एग्जिस्ट करता है और बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है भाई? Yes sir. तो बेसिक सर- तो 4 हैं, लेकिन बेसिक से हमारा काम इसलिए नहीं चलेगा कि हमको अपने सराउंडिंग से सॉल्व करना है प्रॉब्लम। सर क्या क्या होगा? हाँ बताइए। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। हाँ सर, ये जो सर हमने अभी थर्ड और फोर्थ पढ़ा सर, हमने उसको अलग अलग क्यों पढ़ा, एक में ही क्यों नहीं कि स्ट्रॉन्ग और वीक? इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि दोनों के नेचर में और दोनों के अमाउंट में अंतर होता है, इसलिए उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया, ठीक है? ओके, कुछ तरह के फिनोमेना को ये एक्सप्लेन करते हैं, कुछ तरह के डिफरेंट फिनोमेना को वो एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए उनको अलग नाम दिया गया। ओके, यस सर। और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं इससे, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये हो गया, लेकिन ये हो गया बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस, जो प्रैक्टिकली हम लोग अगर बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, तो हम अपने सराउंडिंग के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से फोर्सेस को अगर हम क्लासिफाई करते हैं, जो सराउंडिंग में हमें फोर्स दिखते हैं, तो उसके हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से लिख लो। कॉमनली प्रेजेंट फोर्सेस इन आवर सराउंडिंग एज दे अपीयर टू अस, लिखो कॉमनली प्रेजेंट फोर्सेस इन आवर सराउंडिंग एज दे अपीयर टू अस, लिखो, ठीक है? सबसे पहले लिख दो वेट। क्या होता है वेट? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। mg डाउनवर्ड ये है, ठीक है भाई? वर्टिकल लाइन का लोग डाउनवर्ड लगता है, ठीक है ना? इससे ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, ठीक है? यस सर। ये हर जगह प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ के सराउंडिंग में। दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन। इन सबको एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन बताया था मैंने पिछले क्लास में? नहीं सर, नॉर्मल रिएक्शन पिछली क्लास में नहीं बताया था। ठीक है। तीसरा है टेंशन। चौथा है पुश या पुल एज मेंशन्ड। किसी प्रॉब्लम हम लोग देते हैं, इस फोर्स से पुश कर रहे हैं। सर वैसे पुश और पुल एक ही चीज नहीं होती, मतलब पुल भी पुश ही नहीं होता एक तरह से? बोल सकते हो, वो जैसा डिस्क्राइब होगा क्वेश्चन में, मतलब जो हमको दिख रहा है उसके हिसाब से बैक किया। बाकी ये अक्सर टेंशन के थ्रू लगता है। किसके थ्रू? टेंशन के थ्रू या नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू ही लगता है ये, ठीक है? यस सर। और फ्रिक्शन कुछ छूटा तो नहीं? जो रियल फोर्स हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं वो इसी तरह के होते हैं। क्या क्या? वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्सेस, फ्रिक्शन, ठीक है भाई? यस सर। इंडिविजुअली अगर इनको मैं समझ जाऊं तो फिर बाद में हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ठीक है भाई? तो वेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट तो mg डाउनवर्ड है, ठीक है ना भाई? जी पता ही होता है, यूजुअली हम लोग 10 ले लेते हैं, या नहीं तो जो दिया होगा वो ले लेना, 9.8 दिया होगा 9.8 ले लेना, ठीक है? अब इनको एक एक करके समझते हैं हम लोग। नॉर्मल रिएक्शन को समझे क्या? यस सर। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, फिर टेंशन की, फिर स्प्रिंग फोर्स की, फिर फ्रिक्शन की, ठीक है? तभी 2-3 क्लास यही सब चलेगा, ठीक है भाई? लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली फोर्स का नेचर आइडेंटिफाई करना, बड़ी बनाना, यही सब इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई? ओके, सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है भाई? आयुषी
क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो वेट तो बाय डिफॉल्ट हमको पता ही है, कहीं भी वेट कितना लगता है mg डाउनवर्ड, है ना? तो ये ऑलरेडी हमको समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। चलें आगे बढ़े। तो नॉर्मल रिएक्शन, सर हाँ बोलिए। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाला था, वो कौन से चैप्टर में आता है सर? वो सर्कुलर मोशन में। तो सर वो भी पढ़ा देना एक बार सर, वो हाँ, हुआ नहीं। ये इसी, ये फोर्स के ही लास्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, फोर्स के लास्ट में डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जब कराऊंगा तब बता दूंगा। ठीक है, यस सर। तो नॉर्मल रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब, ठीक है, फॉर टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट along normal to surface. लिख लो, for two bodies in contact, normal reaction acts normal to surface at contact points. ठीक है भाई? राइट? यस सर। अच्छा सर, हाँ, सर जैसे अगर कोई वेज पे रखा हो ब्लॉक, तो सर नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ जो ब्लॉक पे लगाएगा वेज ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ वेज, वो होगा, या फिर जो ब्लॉक वेज पे लगाएगा वो mg cos थीटा वो भी होगा? देखो, नॉर्मल रिएक्शन जब भी बात करेंगे ना, तो हमेशा कोई भी फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में करता है। तो अब तुम क्वेश्चन ऐसे पूछोगे, आर वी टॉकिंग ऑफ बाय वेज ऑन ब्लॉक या बाय ब्लॉक ऑन वेज? बाय वेज ऑन ब्लॉक की बात कर रहे हैं या बाय ब्लॉक ऑन वेज की बात कर रहे हैं, ये बताओ। बाय ब्लॉक ऑन वेज। तो बाय ब्लॉक ऑन वेज एंड बाय वेज ऑन ब्लॉक, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो जैसे बाकी सब फोर्स होते हैं, हर एक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी दो बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स की बात करेंगे, तो ए अगर बी पे लगा रहा है तो बी भी ए पे लगाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। किधर लगता है? और सरफेस केस में परपेंडिकुलर को नॉर्मल नाम दिया जाता है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। ऐसे एक डायग्राम, क्वेश्चन लिखो जरा। A block is placed on, a block of mass m is placed on a horizontally inclined wedge. देखिए, यस। a block of mass m is placed on, a block of mass m is placed on a horizontally inclined wedge. ठीक है, यस सर। ओके, with acceleration a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई? ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, ओके। there is no friction
between block and wedge. Still block is at rest related to wedge. There is no friction between block and wedge. Still block is at rest related to wedge. ठीक है? Yes sir. ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। जी का वैल्यू क्या लेना है? कुछ नहीं दिया होगा तो मेरे वाले क्वेश्चन में कभी जी की जरूरत पड़े, और कुछ नहीं दिया होगा तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड इसका ले लेना। क्या लेना है? 10। हाँ ठीक है भाई। Yes sir. क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल, व्हाट इज एंगल थीटा? थीटा की वैल्यू बतानी। सर हमें बस एक्सेलरेशन गिवन है। हाँ, मैं वेट का एक्सेलरेशन और जनरल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड चार्ज दिया, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है और थीटा बताना है। थीटा की वैल्यू बतानी है। सर ब्लॉक मोशन में नहीं है रिलेटिव टू वेज। मतलब ब्लॉक इज एट रेस्ट रिलेटेड टू वेज, ऐसा दिया हुआ। आ रहा है आंसर? एक मिनट सर। क्या आ रहा है कुछ? मैं सॉल्व कर दूं? ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ अगर हम लोग एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा एफबीडी? सर ब्लॉक का या फिर वेज का? ब्लॉक का। वेज का तो मुझे बनाना नहीं, क्योंकि वेज का तो मोशन दिया हुआ है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कैसे किया जा रहा है ये मुझे नहीं दिया हुआ है। वेज का गिवन है तो वेज से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या पूछा है? पूछा ये ना, व्हाट इज द, क्या पूछा है क्वेश्चन में? सर थीटा। थीटा पूछा है, ठीक है। चलो मैं ब्लॉक का बनाता हूँ, बनाओ। यस सर। तो सबसे पहले बताओ कि ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। एक तो mg। हाँ ठीक है, वो किधर लग रहा होगा? सर वर्टिकल। ठीक है,
और कोई बताओ, और क्या दूसरा फोर्स? रोशनी तुम बताओ, और क्या फोर्स लग रहा होगा बेटा? वेट लग रहा हो, उसके अलावा? नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, वेट लग रहा होगा, नॉर्मल। और कोई फोर्स लग रहा होगा? फ्रिक्शन। नहीं, स्मूथ है ना, दिया तो है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, दिया ना फ्रिक्शनलेस। यस सर। हाँ, तो वो तो खैर नहीं लगेगा। और सर और तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे फोर्स क्या लगता है? जो रियल फोर्स होते हैं वही तो लगते हैं। फोर्स क्या होते हैं? सर और एक्सेलरेशन जो हो रहा है उसका भी तो अरे तो response- एक्सलेशन तो रिजल्ट है ना फोर्स का, फोर्स थोड़ी है एक्सलेशन। अगर मैं किसी ब्लॉक पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं और उसका एक्सलेशन, ब्लॉक का मास अगर 5 किलोग्राम है तो एक्सलेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 न्यूटन फोर्स नहीं तो वो एक्सलेशन जनरेट किया ना। हाँ सर। या तो एक्सेलरेशन जो है वो रिजल्ट होता है फोर्स की वजह से, ठीक है। एक्सलेशन इज नॉट फोर्स इन इटसेल्फ, राइट। अगर मैं पूछूं फोर्स कितने लग रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे एक तो वेट लग रहा है, और ये मान लो इंक्लाइन है, मतलब ये ऐसे, मतलब ये एंगल थीटा है सपोज, ये पता नहीं है। तो नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगता है? नॉर्मल टू सरफेस। हमेशा ये ध्यान देना कि जो एंगल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा ना, नॉर्मल डायरेक्शन वही एंगल वर्टिकल से बनाएगा, ठीक है भाई? हाँ सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यही दो फोर्स है हमारे पास, और कोई फोर्स नहीं है। नहीं है। अच्छा, अगर ब्लॉक का मोशन देखें तो ब्लॉक का मोशन किधर हो रहा है? अगर हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लें तो मोशन किधर हो रहा है ब्लॉक? एक्स के अलोंग। हाँ, सिर्फ एक्स के लॉन्ग हो रहा है, और वाई के लॉन्ग 0। 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन का वर्टिकल कंपोनेंट वो किसको बैलेंस कर रहा है? एलोंग वाई। क्या इक्वेशन बना? एन कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या? नहीं क्या सर। देखो, एन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एन कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? हाँ सर होगा। तो किसको बैलेंस कर रहा है? वाई के अलोंग तो कोई मोशन है नहीं ना हमारे पास। तो वाई के अलोंग अगर कोई मोशन नहीं है तो वाई के अलोंग तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना भाई। हाँ सर। तो क्या इक्वेशन बनेगा? ये बनेगी सर। और एलोंग एक्स क्या बनेगा? क्या एम जी का कोई कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा? यस सर। एम जी का कोई कंपोनेंट एक्स के अलोंग होगा? एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है एम जी साइन थीटा होगा। यार। एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है। नॉर्मल वेट किधर लगता है? वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है ना। अच्छा हाँ और हाँ। यस तो नहीं होगा सर कोई भी। नहीं होगा। और एन का क्या होगा? एन का क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? सर एन का होगा एन साइन थीटा। वो किसके बराबर हो जाएगा ये? एक्स के अलोंग कोई इक्वेशन है? हाँ सर। क्या है? सर ये 4 के इक्वल हो जाएगा। हाँ, एम ए के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे? ये क्वेश्चन तो ये हो गया ना। एन कॉस थीटा हो गया एम जी, समझ में आ रहा है? और एन साइन थीटा क्या हो गया? एम ए हो गया। थीटा पूछा जा रहा है ना भाई। ये हो गया क्वेश्चन 1, ये हो गया क्वेश्चन 2। समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 से अगर इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 से 2 को 2 से 1 को डिवाइड कर दिया तो क्या मिला? कॉट। नहीं, 2 से 1 को डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड कर दो। इफ आई डिवाइड तो tan इक्वेशन, ए बाय वो हो जाएगा। हाँ तो बस हो गया, ये थीटा आ गया। ये कितना दिया क्वेश्चन ने? ये कितना दिया है? 2। हाँ सर। जी कितना दिया है? 10 10। तो 2/10 कितना हुआ? 1/5 तो tan इनवर्स 1/5 हो गया। बस यही है आंसर। आया समझ में आया?
क्या भाई, यस सर आ गया। क्या मतलब हुआ? नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है हमेशा? The normal reaction perpendicular to wedge. हाँ, यानी सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू Surface. सरफेस। इन एनी केस नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है भाई? Yes. अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, ओके ओके। Yes sir. हाँ, तो आज की क्लास हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को ही डेडिकेट करते हैं। ठीक है भाई? ओके, सो आई एम गोइंग टू डेडिकेट द टुडेज क्लास टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग अभी हमेशा देख लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ना किसी भी बॉडी का वेट, किसी भी बॉडी का वेट, हाँ, किसी भी दूसरे बॉडी पे डायरेक्टली नहीं लगेगा, हमेशा किसी न किसी फोर्स के थ्रू लगता है। उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है? ओके? Yes sir. चलो, अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। ऐसा ये 3 ब्लॉक हैं, फ्लोर पे लाई कर रहे हैं ऐसे। ठीक है भाई? मासेस दे देते हैं इनको, ये 3, ये 2, ये 1। दिख रहा है डायग्राम? Yes sir. ठीक है? 3 blocks are lying one over the other as shown in the diagram. G10 लेना है। G क्या लेना है? बाय डिफॉल्ट G क्या लेना है हमको? 10. 10 meter. हाँ, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन अपर 2 ब्लॉक? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन अपर 2 ब्लॉक, यानी 1 और 2 के बीच में? Sir mass क्या है? सबसे ऊपर 1 किलोग्राम, उसके बाद 2 किलोग्राम, उसके बाद 3 किलोग्राम। अच्छा okay. व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन अपर 2 किलोग्राम, अपर 2 ब्लॉक, अपर 2 ब्लॉक ये पूछा। बिटवीन का मतलब क्या हो? एक्शन रिएक्शन पर होता है। 2 जितना 1 पे लगेगा, 1 भी उतना ही 2 पे लगेगा। ठीक है, बताइए। So what is the normal reaction between upper 2 block? ऊपर के 2 ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन क्या है ये बताना। 10 Newton. कितना? 10 Newton. 10। बिल्कुल सही। तुमने 1 किलोग्राम का एफबीडी बना लिया और मान लो नॉर्मल रिएक्शन N1 है, तो N1 ऐसे, और इसका मास अगर M1 है तो M1G ऐसे, और सर वो N1 बैलेंस M1G होगा। कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द लोअर 2 ब्लॉक? So 20 Newton. हाँ, ध्यान से सोच के जवाब दो। सर 30 होगा 30। So 20 होगा because 30 वो surface 3 वाला जो ब्लॉक है वो surface के साथ लगा है। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अपर 2 ब्लॉक का मतलब 2 और 3 के बीच में पूछ रहे हैं। तो उनके बीच में 20 Newton. कितना? So 20 Newton. सर 30 नहीं, होगा। 30 हो जाएगा। 30 30 क्यों होगा? होगा देखो, सर। अब कैसे? एक्चुअली देखो क्या है 1 + 2 कि सबसे पहले ना हमें इस बात को लेके क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे आंसर दे रहे हैं। ठीक है? तो ऑब्वियस है कि जैसे हम लोग किसी भी लॉज ऑफ मोशन के प्रॉब्लम में करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी बनाते हैं। जैसे अभी हमने N1 = M1G कैसे कहा था? 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाया था ना भाई? यस सर। मतलब मैंने क्या किया था, M1 का एफबीडी बनाया, N1 ऊपर M1G नीचे, तो रुका हुआ है, इसलिए N1 - M1G 0 कर दिया, तो N1 आ गया M1G। ठीक है ना भाई? समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, अब जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में पूछेंगे तो हमारे सोचने का तरीका क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम किसका एफबीडी बनाना चाह रहे हो? सेकंड का। सेकंड का। तो बताओ, अगर मैं सेकंड का एफबीडी बनाऊंगा तो सेकंड पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? एक तो अपना वेट लग रहा होगा। यस सर। एक सर नॉर्मल रिएक्शन जो थर्ड वाला सेकंड पे लगा रहा होगा। हाँ, थर्ड वाला सेकंड पे कितना है ये मुझे नहीं पता, इनको निकालना है, N2 मान लेते हैं। ठीक है, और कोई लग रहा होगा? सर और फर्स्ट वाला भी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। हाँ, यहाँ देखो, फर्स्ट वाला जो है, जैसे 2 वाला तो 1 पे जब लगाएगा तो ऊपर की तरफ लगाएगा, और 1 वाला 2 पे किधर लगाएगा? नीचे की तरफ। तो ये N1 का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, ये ध्यान देना। तो 1 भी 2 पे नीचे की तरफ लगा रहा है, और वो है 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है? रोशनी क्लियर है? Yes sir, clear है। हाँ, अब हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे तो N2 क्या आएगा बताओ?
30 आएगा सर। हाँ, अब यहाँ एक बात ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ी करोगे तुम लोग। यहाँ पे कभी भी किसी भी बॉडी का वेट, जैसे यहाँ पे 1 किलोग्राम का वेट 2 किलोग्राम पे सीधा नहीं लगता है, कैसा लगता है? N1 के थ्रू लग रहा है। किसके थ्रू लग रहा है? N1 के थ्रू। ये हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी किसी भी बॉडी का वेट किसी भी दूसरे बॉडी पे डायरेक्टली नहीं लगता है, वो भी इंटरमीडिएट फोर्स के थ्रू ही लगता है। तो वो एनालिसिस करना मेरे लिए बड़ा जरूरी हो जाएगा, एफबीडी बनाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्टली नहीं बोल दूंगा कि इसका वेट इस पे लग रहा है, ठीक है? यस सर। क्लियर है, समझ में आ रही बात? यस हाँ। सर। Yes. अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन 3 एंड ग्राउंड, तो क्या बोलोगे? थर्ड ब्लॉक एंड ग्राउंड, तब क्या बोलोगे? 60। हाँ, ओके। उसमें 3 का अगर एफबीडी बनाएंगे तो क्या क्या फोर्स लगेगा? N2 लगेगा नीचे की तरफ, ग्राउंड का रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और वेट लगेगा नीचे की तरफ, तो आ जाएगा 60। ठीक है भाई? यस। राइट? यस। राइट, ठीक है। और अगर यही सिस्टम ऊपर जा रहा होता, मान लो ऐसे, ये एक लिफ्ट में होता और लिफ्ट ऊपर जा रहा होता से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब इसी क्वेश्चन का आंसर क्या होता, बता सकते हो? N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, N3 क्या होता है? जब ये सारा सिस्टम लिफ्ट में होता और लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा होता, तब यही वैल्यूज क्या क्या होती है हमारे लिए? यही रिजल्ट जो मैंने निकाले थे अभी, उनकी वैल्यूज क्या क्या हो जाती है? बताइए। What could be the values of the same quantity if the system is moving up with acceleration of 2 meter per second square upward? N1 12 होता सर। N1 12 होता, बिल्कुल सही। हाँ, N1 12 हो जाता। क्यों? तब मैं कहता है N1 माइनस mg जो नेट अपवर्ड फोर्स हो जाता है, वो इक्वेशन बनता है N1 माइनस mg इक्वल टू ma, m1a, ठीक है? ओके, N1 माइनस m1g इक्वल टू m1a बनता है, और a की वैल्यू कितनी है? 2 है। सॉल्व करके क्या आ जाता है? m1 तो 1 है ना, 12 आ जाता नहीं? यस सर। N1 12, जिस तरह से N2 क्या आ जाता है? N2 माइनस N1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए। सॉल्व कर लो, क्या आता है? N1 की वैल्यू अब चेंज हो गई है, 12 आ गई, N2 36 आ जाता है। यस सर, 36 आ जाता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको यह ध्यान देना है कि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो ऐसा फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, ठीक है भाई? और ऐसे केस में ये ध्यान देना, अगर सिस्टम एक्लेटेड हुआ ना, तो कभी भी हम नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब ये नहीं मान लेंगे कि डायरेक्टली एक का वेट दूसरे पे लग रहा है। हो सकता है जब एक्लेशन नहीं हो बराबर हो जाए, दैट इज डिफरेंट क्वांटिटी, बट डायरेक्टली ये मत मान लेना किसी भी क्वेश्चन में कि नॉर्मल डायरेक्शन मतलब एक बॉडी का वेट दूसरे पे सीधा लग रहा है, वो किसी न किसी फोर्स के थ्रू ही लगता है, ठीक है भाई? और एग्जैक्टली इक्वल ही लगे जरूरी नहीं है, एक्लेटेड में अलग हो जाता है, ठीक है? यस सर। आ रही बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा वेइंग मशीन का। डू यू नो वेइंग मशीन? Yes, sir. क्या होता है वेइंग मशीन? वेइंग मशीन क्या होता है, बता सकते हो? व्हाट इज वेइंग मशीन? क्या सर? वेइंग मशीन क्या होता है? वेइंग मशीन क्या होता है? तो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। हाँ, वेइंग मशीन एक्चुअली एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो नॉर्मल रिएक्शन को यूज करके मास रीडिंग देता है। यस। ठीक है, लिख लो। मास रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इज N by G। ठीक है, मास रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इज व्हाट?
क्या सर होता है? हाँ। सर जो वेइंग मशीन होती है हम्म। सर, डिजिटल में तो चिप कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेता होगा फोर्स को डिवाइड करके, बट सर जो नहीं नहीं, वो देखो, वो डिस्प्ले वो कैसे कर रहा है ना, उसका एक टेक्नोलॉजी अलग अलग है, बट बेसिक बात तो सेम ही है। बेसिक रीडिंग इज एन एन बाई जी। सर जो डिस्प्ले कैसे कर रहा है? जैसे डिजिटल डिस्प्ले कर रहा है, तो वो जो मशीन होगी वो डिजिटली इसी बात को दिखाएगी, ठीक है। और जो मैनुअल स्केल होगा वो डिफ्लेक्शन से दिखाएगा इसी बात को, हाँ ठीक है। सर, लेकिन जो सब मैनुअल होता है सर, वो कैंसिल आउट कैसे करता है जी को? नहीं, वो तो जो उसकी मार्किंग होती है ना, उस मार्किंग के टाइम पे उसको उस तरह से मार्क करेंगे ना। अच्छा सर, वो पेपर उस हिसाब से होता है। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे होता क्या है कि जो रीडिंग होगी उसकी वो जी के हिसाब से ही हम लोग कर देंगे, ठीक है। यूजुअली ओके। क्या होता है, देखो ये मान लो वेइंग मशीन है ना, इसके नीचे एक स्प्रिंग लगा रहता है, क्या होता है? स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई ब्लॉक एम एम मास रख दिया मान लो इसके ऊपर, ठीक है भाई। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये कितना कंप्रेस होगा, मान लो एक्स कंप्रेस होगा, कितना? तो जो के एक्स है वो एम जी के बराबर हो जाएगा। के एक्स क्या होगा, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं सर, ये के क्या है सर? जैसे यूजुअली क्या होता है कि जो जिस पे हम खड़े होते हैं उसके नीचे स्प्रिंग लगा होता है, हाँ सर। तो स्प्रिंग का ना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और यस। स्प्रिंग जितना फोर्स लगाता है वो उस कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और कंप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लो मैं इसके ऊपर वेट रख दूं और ये एक्स कंप्रेस हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, के एक्स। नेगेटिव साइन हाँ, कैंसिल कर। निगेटिव साइन का मतलब ये अपवर्ड लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, हाँ सर, अपवर्ड। और ये अल्टीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, एम जी। एम जी के। इसका मतलब एम क्या हो गया, के एक्स बाई जी। हाँ, ओके। अब मान लो हम 1 किलोग्राम रख रहे हैं और ये 1 सेंटर दब रहा है, तो 1 सेंटर की जगह पे मैं 1 सेंटर रीडिंग नहीं डालूंगा, क्या डालूंगा, 1 सेंटर कंप्रेशन पे क्या डाल दूंगा, 1 किलोग्राम, क्या डाल दूंगा। 1 किलोग्राम। और इसी तरह से 2 सेंटर पे क्या डाल दूंगा, 2। लाइक दिस। ओके। आ रही ना बात समझ में? यस सर। तो जब भी हम लोग मास रीडिंग लिखेंगे ना किलोग्राम में, उस तरह से डिजाइन कर लिया जाता है। बेसिकली मतलब ये फंडा हो गया हमारा कि मास रीडिंग ऑफ ए वेइंग मशीन इज व्हाट, क्या है, सर इट एन इज अ बाई, नॉर्मल रिएक्शन। यस। हाँ एन बाई जी, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब ये बताओ, अगर कोई ब्लॉक को लिफ्ट में रख के रीडिंग ले, और लिफ्ट अगर ऊपर एक्लेटेड है तो ज्यादा रीडिंग आएगी कि कम आएगी? क्या सर? एक ब्लॉक को लिफ्ट में रख के अगर मास रीडिंग लेंगे और लिफ्ट अपवर्ड एक्लेटेड है तो रीडिंग ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी। और वही बात अगर हम लोग कहें कि ब्लॉक को लिफ्ट में रख दें लेकिन ब्लॉक अगर डाउनवर्ड एक्लेटेड है तो रीडिंग ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम आएगी सर। हाँ, ठीक है। तो चलो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है। यस सर। लिखो, ए बॉय इज टेकिंग हिज मास रीडिंग, ठीक है, बाय प्लेसिंग ए वेइंग मशीन इन ए लिफ्ट। लिखो, a boy is taking his mass reading. A boy is, लिख रहे हो? यस सर। A boy is taking, a boy is taking mass reading, ठीक है, by placing weighing machine in a lift, ठीक है। यस सर। A boy is taking mass reading by placing weighing machine in a लिफ्ट। lift, ठीक है, राइट। यस सर। हाँ, he moves from first floor to 9th floor. He moves from first floor to
9th floor. हाँ, राइट। Yes. हाँ, ओके। मास, एक्चुअल मास ऑफ द बॉय इज 50 किलोग्राम। क्या? Sir, actual. हाँ, एक्चुअल मास ऑफ द बॉय इज 50 किलोग्राम। एक्चुअल मास ऑफ द बॉय इज व्हाट? 50 kg. हाँ, the reading of weighing machine just as the motion begins is मोशन जैसे शुरू हुआ, शुरू होने के तुरंत बाद पूछ रहे हैं, शुरू होने के बाद पूछ रहे हैं, पहले नहीं। जस्ट आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन इज। बताओ क्या आएगा आंसर? जैसे मोशन शुरू हुआ, मोशन तुरंत शुरू होने के तुरंत बाद अगर हम वेइंग मशीन के रीडिंग की बात करें तो क्या आंसर आएगा? 50 किलोग्राम, इक्वल टू 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम से कम, और नन ऑफ दीज। चारों में से क्या आंसर दोगे? A. क्या दोगे? Sir, ए। A. Yes. क्यों? सर क्योंकि सडन एक्सेलरेशन हुआ बॉडी का जब हाँ, मूव हुई, तो सर तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। मतलब अपवर्ड एक्लेशन अगर होता है तो नॉर्मल एक्शन क्या होता है? mg प्लस ए, राइट। यस तो जो सर। मास रीडिंग आएगा वो क्या आ जाएगा? m इंटू जी प्लस ए बाई जी, राइट। ये यस ज्यादा सर। हो जाएगा m से, नहीं? हाँ सर। हाँ। अब दूसरा बताओ, व्हाट इज द मास रीडिंग जस्ट बिफोर रीचिंग 9th फ्लोर? व्हाट इज द मास रीडिंग जस्ट E. बिफोर रीचिंग 9th फ्लोर? सी होगा। हाँ, क्योंकि जब वो 9th फ्लोर पे रुकने वाला होगा ना, तो तब उसका डिसेलरेट करेगा। हाँ, तो उसका एक्लेशन एक्चुअली डाउनवर्ड हो जाएगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। तो ये निगेटिव हो जाएगी, तो सी आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? दोनों बातें समझ में आई सबको? यस सर। जब मोशन शुरू हुआ होगा तो एक्लेशन अपवर्ड होगा, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो जी से ज्यादा आ जाएगी, यानी मास रीडिंग ज्यादा आ जाएगी। और जब वो रिटार्ड कर रहा होगा तो एन की वैल्यू एम जी से कम आ जाएगी, क्योंकि जब रुक रहा होगा तो रिटार्ड कर रहा होगा, तो एक्लेशन एक्चुअली डाउनवर्ड हो गया, तो एन इक्वल टू एम जी माइनस ए हो गया, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान देना है कि किसी भी वेइंग मशीन का जो रीडिंग होता है, यही बात स्प्रिंग बैलेंस में भी होता है, पता है। वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस दोनों का जो मास रीडिंग होता है, इसका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेइंग मशीन में तो एन बाई जी लिख देते हैं, और स्प्रिंग बैलेंस में हम लोग लिखेंगे एफ एस बाई जी। क्या? ठीक है। वेइंग मशीन का तो ये आता है एन बाई जी, और स्प्रिंग बैलेंस का आता है क्या? एफ एस बाई जी। क्लियर है? राइट। तो दोनों में मास रीडिंग का जो बेसिक फंडा है वो सेम ही है। ओके ओके। यस सर। ठीक है, चलो। जानते हो नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा किधर लगता है? एट कांटेक्ट पॉइंट अलोंग नॉर्मल टू सरफेस। किधर लगता है? ये लिख लेना, किधर लगता है? नॉर्मल टू सरफेस। तो उसको मैं यूज करने जा रहा हूँ। ऐसे एक सिचुएशन दिया हो भाई, ये एक ऐसा एक डायग्राम है। देखो ये डायग्राम है।
ऐसे एक एंगल दिया हुआ दिख रहा है, सर ये है क्या? देखो क्वेश्चन देखो, ए प्लैंक इज lying at rest against a pillar, ये पिलर है, ठीक है। A plank is lying at rest against a pillar, दिख रहा है डायग्राम? A plank is lying at rest against a pillar, ठीक है। यस सर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, the mass of plank is 40 किलोग्राम, कितना? राइट। While Yes, there sir. is friction between plank and ground, while there is friction between plank and ground, while there is friction between plank and ground, while there is friction between plank and ground, किसके बीच में फ्रिक्शन है? Plank and ground. हाँ, while there is friction between plank and ground, there is no friction between plank and pillar. There is no friction between plank and pillar, ठीक है भाई? प्लैंक और पिलर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ फ्रिक्शन है? Plank and ground. हाँ, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड? ठीक है भाई? Yes sir. सर म्यू की वैल्यू बतानी है। और अननोन आ जा रहा है। सर हाँ, एक और बात लिख लो, इट इज गिवन दैट हाँ, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, इट इज गिवन दैट ठीक है, इट इज गिवन दैट the normal reaction between plank and ground is 200 Newton. It is given that the normal reaction between plank and ground is 200 Newton. ये दे दिया मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये डाला के बाद सॉल्व होगा। It is given that the normal reaction between plank and ground is 200 Newton. ठीक है, प्लैंक और ग्राउंड के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 200। हाँ, तो आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सर म्यू की है? म्यू की बतानी है या जो फ्रिक्शनल फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है ना, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड। प्लैंक और ग्राउंड के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बताना है, म्यू नहीं बताना है। पूरा सिस्टम रेस्ट पे ऐसा दिया हुआ। तो फ्रिक्शन भी 200 है। फ्रिक्शन नहीं बताया ना, वही तो निकालना है तुम्हें। प्लैंक और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन दिया हुआ है, और आपसे पूछा व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड ग्राउंड। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस। पिलर और प्लैंक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आपको प्लैंक और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन बताना है, और प्लैंक और ग्राउंड के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 200 न्यूटन है, वो भी दिया हुआ, ठीक है। बताइए, और ये डायग्राम बनाया हुआ है, ज्योमेट्री दी गई है, एंगल दिया हुआ 37 डिग्री। देखिए और ध्यान से सॉल्व कीजिए और बताइए। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा।
आ रहा है? यहाँ पे बस एक ही बात इंपॉर्टेंट है, मुझे ये बताओ, जो पिलर नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा ना, वो किधर लगा रहा होगा? देखो, एक तो यहाँ पे एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट को अगर मैं 1 मान लूं तो एक नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ लग रहा होगा, ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, दूसरा वेट हो रहा होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, जब भी कोई कॉर्नर किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो नॉर्मल डायरेक्शन ना परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है। इज दैट क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में? जो पिलर का कॉर्नर है वो किसके कांटेक्ट में है? प्लैंक के साथ है ना भाई? यस सर। तो जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा, पिलर का कॉर्नर पे जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा वो हमेशा इस प्लेन के नॉर्मल लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यानी ये N2 ऐसे लग रहा होगा, ठीक है भाई, यू, यस सर। यानी वर्टिकल के साथ 37 पे एंगल पे नहीं, हाँ बिल्कुल 37 के एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है भाई, ओके। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई कॉर्नर किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन विल बी एक्टिंग नॉर्मल टू सरफेस, राइट? यस सर। ये हो गया, तो N1 हो गया, N2 हो गया, और क्या फोर्स लग रहा है? अपना वेट लग रहा है। वेट कितना है भाई प्लैंक का? प्लैंक का बना रहे हैं या बीडी ऑफ प्लैंक? 400। हाँ, और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यूं लग रहा होगा, यस। ठीक है। N1 कितना दिया है? 200। हाँ, तो N2 मिल जाएगा क्या? वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगा हुआ तो क्या होगा? N2 cos 37, cos 37 होता है 4/5, यानी 4/5 N2 प्लस 200 इक्वल टू 400, है ना? N2 कितना आ गया? सर ये क्या किया आपने, समझ नहीं आया। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन बनाया है। क्या वो क्या होता है? अरे वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस ला रहे हैं उनका रिजल्टेंट जीरो करना, यानी ये x है, मान लो ये y है, तो y अच्छा, के हाँ अलोंग नेट ठीक फोर्स है। को जीरो करना। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सर आपने उसको N2 को N1 के लॉन्ग वो कर दिया ना, रिजॉल्व। हाँ, N2 को N1 के अलोंग रिजल्व कर देना, तो N2 cos 37 यानी 4/5 हो जाता है, हाँ सर। ठीक है, तो 4/5 N2 प्लस 200 इक्वल टू 400, तो N2 कितना आ गया? 200 इंटू 5/4 यानी 250 न्यूटन आ गया, ठीक है। यस सर। और N2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। हाँ, यानी sin 37, तो फ्रिक्शन कितना हुआ यहाँ पे? N2 sin 37, 150 न्यूटन हो गया। हाँ sin 37 3/5 बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फ्रिक्शन आ गया कितना? 150 न्यूटन, ये 150। मेरा आंसर हो गया, समझ में आया? ओके, तो इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया तुमको कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है हमेशा, अगर कॉर्नर का किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट हो तो नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगेगा? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर?